गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो अब हम आज का पहला टॉपिक देखते हैं, जो कि है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है निकाल लिया है। और जो है इंक्रीज मॉनिटरिंग करते थे जो पाकिस्तान के ऊपर एफ वाले, वो अब से जो है नहीं होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान को? अब उनको फॉरेन फंड्स लेने में आसानी हो जाएगी। आपको पता है कि उनकी ऑलरेडी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बहुत पुअर चल रही है। ऊपर से फ्लड्स की सिचुएशन भी आ गई है वहाँ पर। तो उसकी वजह से जो है उनको जो फाइनेंशियल एड लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और पिछले कुछ रादर जो है आपकी जून की जो प्लेनरी सेशन था एफ का, उसमें देखा गया था कि हाँ, पाकिस्तान ने कुछ जो है, चाहे सिर्फ दिखावे के लिए किया हो, बट कुछ एक्शन ज़रूर लिए थे टेररिज्म को जो है, टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट। तो उनके पास अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के लिए जो है वो अच्छा हो जाएगा। एफ के इस ग्रे लिस्ट को से बाहर निकलने के बाद उनके लिए थोड़ा सा जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ठीक है। तो एफ ने ऐसा क्यों किया, ऐसा पोजीशन क्यों लिया है? क्योंकि पाकिस्तान ने जो 34 एरियाज़ पे जिन जो काम करने को एफ ने कहा था, उसमें से लगभग 30 एरियाज़ पे ऑलरेडी काम किया था। लेकिन जून 2022 में देखा गया कि पाकिस्तान ने लगभग वो बाकी के 4 एरियाज़ पर भी काम किया। बट फिर भी उन्होंने जो है कुछ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं, जैसे आपके जो है मसूद अजहर है जो, फिर हाफिज़ सईद है जो, जाकिर अरमार रहमान लकवी है, उसके खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। बट स्टिल पाकिस्तान जो है ने ओवरऑल अगर हम देखें ब्रॉडर पिक्चर में जो है वो काम किया है। तो इसलिए एफ ने जो है ये डिसीजन लिया है। ठीक है। अब ये तो हो गई कागजी बात कि सच में पाकिस्तान ने एक्शन लिया है। एक्चुअल में रीज़न जो है वो इसका ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट वहाँ पर पाकिस्तान में गिर चुकी है। वहाँ पर अब शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट आई है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट है, आर्मी के सपोर्ट से आई है। आर्मी और जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो बहुत टाइम से यूएस में डिप्लोमेसी के थ्रू लगे हुए थे। उन्होंने ऑफ कोर्स इवन यूएस फोर्सेस को अलाउ किया कि वो अफ़गानिस्तान में घुसकर, पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान में घुसकर जो अलकायदा के चीफ हैं अल जवाहिरी जो थे, उनको मारने के लिए पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी अलाउ की थी। इन रिटर्न उसके बदले में यूएस प्रेसिडेंट बाइडन जो है, उन्होंने पाकिस्तान को काइंड ऑफ ये गिफ्ट दिया है कि उनको एफ में से, जो ग्रे लिस्ट में से निकलवा दिया है। ठीक है। सो अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा? अब ऑफ कोर्स उनको जो फाइनेंशियल एड जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक या ईयू से लेनी थी, उनको मुश्किल जो हो रही थी वो अब थोड़ी कम होगी। और जो पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम के साथ जो लोग, जो फॉरेन बैंक्स भी काम करते थे, उनको थोड़ा कंप्लायंस बर्डन उनके ऊपर कम हो जाएगा। एडिशनल कॉस्ट जो उनको पड़ती थी पाकिस्तान के साथ डील करने में, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में इसको G7 समिट जब पेरिस में हुई तब बनाया गया था। इंडिया इसका 2006 में ऑब्जर्वर बना और जून 2010 में इंडिया इसका 34th मेंबर बना। एफ का ये काम है कि कैसे लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स जो है मेंबर कंट्रीज लें, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को वर्ल्ड वाइड रोका जा सके। सेक्रेटरीट इसका OECD हेडक्वार्टर्स में है पेरिस में। हर साल ये 3 बार मिलते हैं। एफ प्लेनरी इसकी 3 बार होती है। और इसमें 2 तरह की लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट तो होती है कि अगर आप समझ लो सेफ हेवन बन गए हो किसी टेररिस्ट फंडिंग के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। एक तरह से वार्निंग होती है कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज़ को डाला जाता है जो बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ताकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं किसी तरह के, ताकि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट निकली है 2022 की, जिसमें यह कहा गया कि जितनी भी G20 कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो पड़ रहा है क्लाइमेट जो है चेंज का या फिर कार्बन एमिशंस का, वो इंडिया पर पड़ रहा है। तो इंडिया पे लगभग $159 बिलियन का लॉस देखने को मिला है 2021 में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हुआ क्या है कि उससे एक्सट्रीम हीट हुई है हमारी कंट्री में। एक्सट्रीम हीट होने की वजह से जो है लोग प्रोडक्टिव लेवल पर अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, सारे सेक्टर्स में जो है प्रोडक्टिविटी जब कम होगी तो आपका इकोनॉमिक लॉस होगा। ठीक है। तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी क्या है? एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जो बेसिकली G20 कंट्रीज़ को जो है वो
स्टडी करता है कि कैसे जो है वो क्लाइमेट एक्शन ले रहे हैं। और जब भी G20 समिट होने लगती है उससे पहले ये रिपोर्ट जो है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बनाते हैं और जो है टेबल करते हैं ताकि G20 समिट में उसके बारे में डिस्कशन की जा सके। जितने भी G20 के जो मेंबर्स होते हैं उन सब ने कैसे एक्शन लिए हैं, क्या वो कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसको सब जो है वो इन रिपोर्ट में रखा जाता है। तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट क्या है, एक एनुअल बेसिस पर बनाई जाती है। जैसा आपको मैंने बताया G20 समिट से पहले इसको बनाया जाता है ताकि G20 समिट में पेश किया जा सके। क्लाइमेट अडेप्टेशन, मिटिगेशन, फाइनेंस, इन सब के बारे में ये रिपोर्ट डिटेल में बात करती है। 2022 की जो रिपोर्ट है वो 8th एडिशन है रिपोर्ट का, और इसमें जो है क्लाइमेट इमरजेंसी और एनर्जी क्राइसिस के बीच में लिंक भी बताया गया है। तो इस साल के हाइलाइट्स है रिपोर्ट की, उसमें कहा कि G20 मेंबर जो हैं वो कलेक्टिवली क्लाइमेट एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। G20 कंट्रीज़ जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स जो है कंज्यूम कर रहे थे इवन बिफोर रशिया ने जो यूक्रेन में इन्वेजन किया। तो ऑलरेडी हम $64 बिलियन का फॉसिल फ्यूल पे इन्वेस्टमेंट्स कर चुके थे 2021 में, तब तो रशिया की यूक्रेन में इन्वेजन भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रशिया के यूक्रेन एक्शन की वजह से जो है कुछ चेंज देखने को मिला है। ऑफकोर्स चेंज हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि उससे पहले हम बहुत क्लाइमेट कॉन्शियस थे, हम जो है फॉसिल फ्यूल्स का डिक्लाइन देखने को मिला था यूज़ में। हाँ, उससे पहले भी जो है वो इंक्रीज़ ही हो रहा था। कार्बन एमिशंस जो हैं उससे लगभग 5.9% ऑफ जीडीपी का नुकसान हुआ है इंडिया को। 5.4% जीडीपी का ही नुकसान हुआ है। और क्लाइमेट एमिशंस जो है वो वर्ल्ड वाइड 5.9% बढ़ गए हैं रादर G20 कंट्रीज़ में, जो कम होने चाहिए थे वो बढ़ गए हैं। और उसकी वजह से हीट वेव्स आ रही हैं, और हीट वेव्स जो है हमारी लगभग 10% पॉपुलेशन जो है इंडिया और ब्राज़ील की उसको अफेक्ट करने वाली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है FCRA, आपके सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने FCRA लाइसेंस जो है राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है वो कैंसिल कर दिया है, बिकॉज जो ये राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से कुछ डोनेशंस लेते हुए जो है इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिसके कारण इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। पहले इन्वेस्टिगेशन की गई कुछ महीनों तक, और उसके बाद जो है रादर आपको याद होगा कि जून 2020 में जो है ये एलिगेशंस लगे थे कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जो है वो डोनेशन लेता है, और इवन चाइनीज़ एम्बेसी जो है इंडिया की वो भी पैसा डालती थी राजीव गांधी फाउंडेशन में। तो उसके लिए जो है बहुत अप्रोर हुआ था, पॉलिटिकल अप्रोर भी हुआ था। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब जो है डिसाइड किया है कि हाँ, इन्वेस्टिगेशंस में वैलिड जो है वो कनेक्शंस देखे गए हैं, और इसके लिए ये इन फंड्स को जो राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को जो है वो के लाइसेंस को कैंसिल किया गया। तो अब हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है क्या। तो 1976 में इमरजेंसी के टाइम पर ये फंड ये एक्ट लेके आया गया था ताकि जो फॉरेन डोनेशंस इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस रिसीव करते हैं कंट्री में उनको रेगुलेट किया जा सके। होम मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती है, और 2020 में और भी अमेंडमेंट्स की गई FCRA के अंदर ताकि जो है टाइटर कंट्रोल किया जा सके और स्क्रूटनी ठीक से की जा सके जो फॉरेन फंड्स लेती हैं हमारी NGOs। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं FCRA के? हर पर्सन या फिर NGO जो भी फॉरेन डोनेशंस लेना चाहता है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को एक्ट में, एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में, और जो पैसा फॉरेन फंड्स आ रहे हैं सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए वो पैसा उनके पास आया है। ठीक है, एनुअली रिटर्न्स भी फाइल करनी पड़ती हैं। और ये एक्ट कहता है कि कौन लोग जो हैं इंडिया में या कौन ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो फॉरेन फंड्स नहीं ले सकते। पहले तो आपका कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरा है जर्नलिस्ट या न्यूज़पेपर्स या मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर या पॉलिटिकल पार्टीज और या फिर उनके ऑफिस बेयरर्स, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉलिटिकल नेचर की हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संपूर्णानंद टेलीस्कोप, आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर ऑफ उत्तराखंड जो है उन्होंने रिसेंटली बोला है कि जो 104 सेंटीमीटर का संपूर्णानंद टेलीस्कोप है उसको जो है हम कैसे और ज़्यादा उसमें हम और ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो संपूर्णानंद टेलीस्कोप जो है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उत्तराखंड के। मनोरा पीक पे इसको बनाया गया था 1972 में। ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशंस करता है कॉमेट्स की, प्लैनेट्स की, एस्टेरॉइड्स की, स्टार फॉर्मिंग रीजन्स की, स्टार क्लस्टर्स की, और इसी का ही यूज़ करते हुए इंडिया में हमने जो आपके सैटर्न और यूरेनस है उनके आसपास के रिंग्स को भी ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था रादर। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें अवार्ड्स दिए गए, तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बेस्ट पोजीशन पर देखा गया, फर्स्ट पोजीशन पर आया, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस स्कीम में उत्तर प्रदेश की रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की परफॉर्मेंस रही है, और गुजरात ने 5 स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स जो हैं इस स्कीम के अंदर जीते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या, ठीक है, अर्बन। तो इसको जो आपकी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो चला रही है। 2015 से मिशन चल रहा है, 2022 तक जो है हमने गोल रखा था कि सबको घर जो है वो अर्बन एरियाज़ में 2022 तक दे दिया जाएगा, क्योंकि ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। इसमें सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, और इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इन सितु रिहैबिलिटेशन, जो आपके स्लम ड्वेलर्स हैं उनको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है घर बनाकर दिए जाते हैं ताकि वो घर में रह सकें। दूसरा है आपका क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, जिसमें ऑफकोर्स आपको जब आप घर का लोन लेते हो तो जब उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको उस पर सब्सिडी मिलती है। तीसरा है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग, जो है सस्ते रेट पर आपको मकान मिलते हैं। चौथा है सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन या एनहांसमेंट, अगर आपको घर ऑलरेडी है लेकिन आप उसको एनहांस करना चाहते हो, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, उसमें भी आपको कुछ सब्सिडी मिलती है। तो जो आपका क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी जो आपके डायरेक्ट आपके बेनिफिट ट्रांसफर की तरह आपके अकाउंट में आती है, वो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पैसा लगा रही है। बाकी के जो 3 कंपोनेंट्स बचते हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। जितने भी स्टेट्यूटरी टाउन्स हैं एज पर सेंसस 2011 वहां पर ये स्कीम जो है वो लागू है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेट स्पीच, आपके एक पॉलिटी के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पुलिस और अथॉरिटीज़ को बोला है कि जब भी कोई हेट स्पीच अगर देता है तो आपको सुओ मोटो एक्शन लेना है, चाहे कोई कंप्लेंट फाइल करे या ना करे, आपको जल्दी से जल्दी केसेस को रजिस्टर करना है और उनको अरेस्ट करना है विदाउट इवन थिंकिंग कि वो कौन से रिलीजन के हैं, ठीक है। तो कोई आपको पता है कि हेट स्पीच की कोई लीगल डेफिनेशन तो है नहीं है कंट्री में, लेकिन ये कहा जाता है कि हेट स्पीच जो है वो एक लिमिटेशन है फ्री स्पीच के ऊपर, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन में आता है कि फ्री स्पीच वैसे सबको है, लेकिन हेट स्पीच की इजाज़त किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ न्यू दिल्ली जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जो है रिपोर्ट फाइल करने को कहा है कि क्या उन्होंने एक्शन लिए हेट स्पीच को रोकने के लिए, और जो है पुलिस डिपार्टमेंट्स को कहा है कि आपको सुओ मोटो अब यह एक्शन लेना है, चाहे कोई कंप्लेंट करवाए हेट स्पीच के खिलाफ या ना कराए, आपको एक्शन पहले ही लेना है, ठीक है। और अगर आपने एक्शन ना लिया तो हम उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो मानेंगे और आपके ऊपर हम एक्शन लेंगे, पुलिस को ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में। तो हम देखते हैं आर्टिकल 19 और हेट स्पीच का रिलेशन क्या है। आर्टिकल 19 आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये एब्सोल्यूट हमारे राइट्स नहीं होते हैं। तो वो ही जो आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें ही आपका हेट स्पीच भी आता है। तो उसी के लिए हमने लीगल प्रोविजंस भी बनाए हैं, जैसे आपका सेक्शन 153A एंड 505 जो है आईपीसी का, वो यूज़ किया जाता है। सेक्शन 153A आपका कहता है कि अगर आप एनिमिटी कर रहे हो बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे, रेस ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ ग्राउंड पे एक्सेट्रा, तो जो है आप जो है वो उसके लिए आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। फिर सेक्शन 505 जो है वो कहता है कि अगर आप पब्लिक मिसचीफ कर रहे हो अपने शब्दों से, कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो कि जब आप पब्लिक मिसचीफ कर रहे हो तो भी आपको जो है वो जेल हो सकती है। सेक्शन 8 जो है आरपीए का, वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है कोई इलेजिटिमेट यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर रहा है, मतलब एक तरह से काइंड ऑफ हेट स्पीच दे रहा है, तो उसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं इससे रिलेटेड कुछ। प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें ऑफकोर्स कहा था कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं कंट्री में, वो ही हेट स्पीच की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, स्पेशल लॉ बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। एक जफार इमाम नकवी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें जो है पटिशनर्स ने कहा था कि आप मैंडेमस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी लोअर कोर्ट को या किसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कहता है कि आप अपना एक्शन करो, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो है इलेक्शन कमीशन को कहो आप इस पटिशन में कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि मैंडेमस का रिट इशू करके आप इलेक्शन कमीशन को कहो कि जो लोग ये हेट स्पीच दे रहे हैं उनको जो उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएं। लेकिन कोर्ट ने उस पटिशन को डिसमिस करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 42 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर जो स्पीचेस दी गई हैं उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता, और एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सारी कमेटीज़ का सजेशन है, जैसे लॉ कमीशन कहता है कि आप इसको हेट स्पीच को एक सेपरेट ऑफेंस ही बना दो, रादर देन जस्ट रिजॉर्टिंग टू सेक्शन जो है आपका 153 और 505, उसके ऊपर रिजॉर्ट करने से बजाय आप हेट स्पीच के लिए एक प्रॉपर सेक्शन ही बना दो, उसके हम ठीक से जो है तब डील कर पाएंगे। फिर बहुत सारी और भी ऐसी कमेटीज़ हैं, MP बेजा बरुआ कमेटी,
टी.के. विश्वनाथन कमेटी, वो भी सिमिलर प्रपोजल्स दे रही हैं अभी। लेकिन गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ बनाया हुआ है, होम मिनिस्ट्री ने, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था अभी कुछ महीने पहले, जो इस इशू को एग्जामिन कर रहा है कि क्या हमें एक स्पेसिफिक लॉ बनाना चाहिए, स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस बनाने चाहिए आपके आईपीसी के अंदर ही, ताकि हम हेट स्पीच को एक डिफरेंट लेवल पर डील कर सकें रादर देन सिर्फ 153 और 505। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काशी तमिल समागम, आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक महीने का प्रोग्राम अनाउंस किया जिसमें कि कल्चरल और सिविलाइजेशन बॉन्ड बिटवीन तमिलनाडु और वाराणसी जो है वो स्ट्रेंथन किए जाएंगे। तो 16 नवंबर से दिसंबर 16 तक का ये प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर का, जिसके अंदर हेरिटेज ब्रिज बनाया जाएगा। 2500 लोग जो हैं आपस में जो है वाराणसी से लेके जो है आपके तमिलनाडु में वो आपस में जाएंगे और एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे। तो जो तमिलनाडु में कहाँ कहाँ पर जाया जाएगा, चेन्नई, रामेश्वरम और कोयम्बटूर। इसमें स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, आर्टिजन्स होंगे, पीपल होंगे। और जो है वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल में और इम्पॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो हैं वाराणसी में वो दिखाई जाएंगी। तो बेसिकली इसमें जो नॉलेज पार्टनर्स होंगे वो आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो इसमें होस्ट स्टेट होगी जो इन लोगों को होस्ट करेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट में देखे गए हैं। तो कहा जा रहा है कि जो राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है वहीं से ये जो है ये एंडेंजर्ड बर्ड जो है वो वहाँ पर फ्लाई हो गए होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके चले गए होंगे। तो हम देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं क्या। इंडिया का हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ब्लैक क्राउन होता है इनके फोरहेड पे। लगभग सिर्फ 150 की पॉपुलेशन रह गई है इनकी राजस्थान में, और फिर भी ये 95% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क पड़ता है, वहाँ पर इनका नेचुरल हैबिटेट है। ग्रासलैंड्स ऑफ कच्छ में भी पाए जाते हैं, जो कि आप इनके जहाँ पर इनकी सेकंड लार्जेस्ट बस्टर्ड पॉपुलेशन है। ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी है, लेकिन IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। याद रखना, बहुत ही एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2019 में रादर एक प्रोग्राम भी चलाया जिससे इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की जा सके डेजर्ट नेशनल पार्क में, ठीक है। अब इनको थ्रेट्स क्या हैं, पोचिंग का थ्रेट है, हैबिटेट लॉस हो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रही है, इनके प्रोटेक्टेड एरियाज में फैलते जा रहे हैं लोग, ठीक है। फिर एक सबसे बड़ा जो इनको थ्रेट है कि इनका क्योंकि फ्रंटल विजन जो है वो बहुत पुअर होता है और इनकी बॉडी बहुत हैवी होती है, तो ये क्या होता है कि कई बार ये फ्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ जो है वो भिड़ जाते हैं और उसकी वजह से जो है इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एनवायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है उत्तराखंड के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बोला है कि हम यूनियन गवर्नमेंट को जो है एक कहेंगे कि एक कमेटी बनाओ और देखो कि कैसे इलीगल ट्री कटिंग हो रही है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो है कुछ जो है ट्री कटिंग का जो है मामले सामने आए थे, जिसपे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 6000 पेड़ जो हैं वो काटे गए ताकि पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट जो है वो इस कॉर्बेट नेशनल पार्क में चलाया जा सके। तो अब हम देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है। ये आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और पतलीदुन वैली जो है जो रामगंगा रिवर से बनती है वहाँ पर ये वो इसके बीच में ही पड़ती है ऑफ कोर्स। और ये नेशनल पार्क जो है वो 1936 में बनाया गया था, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। और ये बंगाल टाइगर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है आपके इंडिया का, और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भी यहीं से इनिशिएट हुआ था 1973 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वायरल स्पिलओवर रिस्क्स, आपके इन्वायरमेंट के लिए और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक रिसर्च जर्नल है प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी, उसमें ये कहा गया है कि वायरल स्पिलओवर जो है कुछ रीजन्स में वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो चुका है और न्यू पैंडेमिक्स उससे एमर्ज हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो वायरल स्पिलओवर है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि जो अभी आपको पता है ना कि वायरस जो हैं समझ लो आपकी ज़मीन के नीचे रहते हैं, या फिर आप अगर हम आर्कटिक का एग्जांपल लें तो वो बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। तो जब तक वो दबे हुए हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ लो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी वो बर्फ़ पिघल जाएगी तो वो पानी ऊपर आ जाएगा जिसमें वो वायरस दबे हुए हैं। जब वो ऊपर आ जाएगा तो वो किसी ना किसी ब्रिज वैक्टर्स क्या होते हैं जो होस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और वो उस वायरस को पिकअप करके
बाकी के एनवायरनमेंट में फैला देते हैं। तो जो ये ब्रिज वेक्टर्स हैं, जब वो इनके कांटेक्ट में आ जाएंगे वायरस, जब वो पानी के पिघलने की वजह से, तो उससे क्या होगा कि बहुत सी जो है वो जो वायरस जो है वो हमारी जो है इन्वायरमेंट में आ जाएंगे और हमारी नवी से नवी पैंडमिक आनी शुरू हो जाएंगी। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो रीजन्स में जो वायरस दबे हुए थे ये ऊपर आ रहे हैं, और ये ब्रिज वेक्टर्स के साथ कनेक्ट होने के बाद जो है वो हमारे लिए बीमारियां बहुत जो है बड़ी बड़ी ला सकते हैं। तो वायरल स्पिल ओवर का मतलब क्या होता है कि वैसे तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो है जब ये वायरस जो है होस्ट रिलेशन जो होता है ये बड़ा स्टेबल होता है, लेकिन वायरस जो है वो किसी न्यू होस्ट को जब इन्फेक्ट कर देता है, जैसे आपका कोविड की सिचुएशन ही ले लो। जब कोविड का वायरस जो था, जब उसने किसी बैट को जो है इन्फेक्ट कर दिया, उस बैट को समझ लो किसी ने और ने हम ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, या फिर उसने किसी और को बाइट कर लिया, तो वायरस ऐसे ट्रैवल होना शुरू हो जाता है, ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। और इसको ही हम कहते हैं वायरल स्पिल ओवर, मतलब वायरल जो है वो स्पिल ओवर हो रहा है दूसरी स्पीशीज में धीरे धीरे, ठीक है। तो इसके रिस्क हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Financial Action Task Force. So this topic is important for your international relations. So recently, you know that Pakistan has been removed from the grey list of FATF after almost 4 years, and now the increased monitoring that FATF was having over Pakistan will cease to exist now. So Pakistan will have access to foreign funds now, and even probably its sovereign credit rating could also improve. Pakistan will also have access to foreign direct investment also. So why FATF has changed its position on Pakistan? So it has been said that in October 2021, last year, in the same month, Pakistan had already addressed 30 of the 34 areas where it was asked to comply with FATF provisions. And in June 2022, it was found that almost all items which were asked by FATF to Pakistan to comply were completed by the government. Of course, but there are certain items which they have not done even now, like taking action against Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, Lashkar-e-Taiba founder Hafiz Saeed, and others. But even then, the FATF has decided that Pakistan no longer fit to be in the grey list, and that's why it has been removed. So what will be the impact? Of course, now otherwise when Pakistan was in grey list, it was increasingly difficult for Pakistan to get financial aid from multilateral institutions like IMF, World Bank, ADB, and EU. And there was also a downgrade in the ability of Pakistan to float international bonds because of grey listing. No country or no financial institution was willing to deal with the financial institutions of Pakistan because of increased compliance burden on the financial institutions of Pakistan, which was also making additional cost to many external sector transactions. So now this is on paper, all these reasons are on paper, but the reality is that since the fall of Imran Khan government, which was appearing to be very pro-Russia and pro-China, when the new government was sworn in, led by Shehbaz Sharif, it was called as the pro-establishment government. Because army was on the side of Shehbaz Sharif government. And the US president, you know that the US president Biden never talked with Imran Khan, and once the government was changed, the US started cooperating with Pakistan to the extent that Pakistan provided them facilities and even its airspace for launching attacks on Al Qaeda chief Ayman al-Zawahiri. Okay, so in return for that favor, the US President Biden, with its diplomacy, secured this exclusion of Pakistan from the FATF's grey list, which was drilling a hole into the pockets of Pakistan in terms of not letting them gain access to the foreign funds. So, what is Financial Action Task Force? So, it's an intergovernmental body which was established in 1989 during the G7 summit in Paris, and India joined it in 2006 as observer state, and only in 2010 India was taken as the full member of FATF. So, the aim of FATF is to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory, and operational measures in member states, so that money laundering and terrorist financing can be combated at the global level. So its headquarters is located in the OECD headquarters of Paris, and FATF conducts plenary sessions thrice a year,
and this is the recent session of October, and it conducts sessions in April, June, and October. So there are two types of lists. First is the gray list, and second is the black list. So in the gray list, those countries are put who are supposed to be supporting terrorist financing and money laundering. They are served as a notice or a warning under this gray list that you should mend your ways, otherwise we will put you into the blacklist. The blacklist is for those countries who have remained non-cooperative, who have not cooperated with FATF. These countries are awarded sanctions so that terrorist financing and money laundering can be combated. So the next topic is climate transparency report. This topic is important for your environment section. So recently, the climate transparency report 2022 was released by Climate Transparency Partnership. So it's a partnership which has analyzed, and it has said that among all the G20 countries, India is the worst affected among all the G20 nations in terms of carbon emission induced temperature rise. So almost 5.4% of our GDP loss has been witnessed. Almost $159 billion loss has been witnessed by India due to extreme heat, and it has decreased the productivity across many sectors including services, manufacturing, agriculture, and construction. So what is climate transparency? It's a global partnership which is having a mission to stimulate a race to the top in climate action in G20 countries. So basically it prepares a report and it presents to the G20 countries before the G20 summit regarding all the actions that have been taken by these G20 members. Okay, so they prepare this climate transparency report. It's an annual report and it covers climate adaptation, mitigation, and finance. And in this 2022 report, which is the 8th edition of this report, it has established a linkage between climate emergency and energy crisis. So this time the report says that G20 members are collectively responsible for undermining climate efforts. We may be accusing Russia-Ukraine crisis to say that the production of fossil fuels have increased, but even before this war in 2021, G20 countries were supporting production of fossil fuels, and it reached a new heights of almost $64 billion. Carbon emissions have also increased. Rather than decreasing it to meet the IPCC targets, the carbon emissions have increased by 5.9%, and it is causing massive income losses in many sectors of the G20 member countries. Like in India, almost we have seen 5.4% of GDP loss due to these global warming, and heat waves are likely to cost almost 10 are likely to affect almost 10% of our current population in India and Brazil in the coming years. So the next topic is FCRA. This topic is important for your security section. So recently, Home Ministry has cancelled the Foreign Contribution Regulation Act license of Rajiv Gandhi Foundation and Rajiv Gandhi Charitable Trust, because in June 2020 it was surfaced that these two organizations were receiving funding from the Chinese Communist Party, and even the Chinese embassy in India was funding these two organizations, apart from some other donors. But it caused a political uproar, and after later on an internal investigation was conducted, and it was found that it was indeed taking money from these organizations, and that's why recently the Home Ministry decided that they will be revoking the license of these two organizations. So what is FCRA? FCRA was made in 1976 to regulate foreign donations to individuals and organizations. Home Ministry is the implementing department, and in 2020 the government also introduced tighter control and scrutiny over the receipt and use of foreign funds by NGOs of India. So whenever FCRA or whenever any NGO in India wants to receive foreign funds, they have to register themselves under the FCRA. They have to open a bank account with SBI Delhi. Then they can, whatever money they receive into the account, they can use that money only for that particular purpose. Okay, they also have to file annual returns, and they cannot transfer the funds to another NGO. There are certain exceptions also. It allows FCRA allows people to take foreign funds, but there are certain exceptions. The candidates for elections, they cannot receive foreign funds. Journalists, newspapers, media broadcast companies, judges, government servants, etc., they cannot also receive foreign funds. Members of legislature and political parties or their office bearers, and even organizations of a political nature, they also cannot receive any foreign funds under the FCRA.
So the next topic is Sampurnanand Telescope. This topic is important for your science and tech section. So Governor of Uttarakhand has recently highlighted the need for discussing future possibilities of the 104 centimeter Sampurnanand Telescope. So this telescope is located in Nainital, and this telescope was established at Manora Peak in 1972, and it is being used for optical observations of comets, asteroids, planets, star forming regions, star clusters, etc. And using this Sampurnanand telescope only, we discovered the new rings around Saturn and the Uranus planet. So the next topic is Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. This topic is important for our governance section. So recently, Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Awards were announced for 2021. Uttar Pradesh has bagged the first prize, followed by Madhya Pradesh and Tamil Nadu, and even Gujarat has received five awards under the special categories. So what is Pradhan Mantri Awas Yojana? It is a scheme which is being implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs, and it has the goal, because it was started in 2015, it has a goal of housing for all in urban areas by 2022, and it provides central assistance to the urban local bodies also, and it has four components. First is, of course, in situ rehabilitation of slum dwellers, so that their land can be used as a resource and they can be given new homes. Credit linked subsidy component is there, so that whenever you take a loan and whenever you're paying interest on that, some amount of will be given as a subsidy to you. Third is affordable housing. Fourth is subsidy for beneficiary led individual house construction or enhancement. So apart from the credit linked subsidy, which is a central sector scheme, all the other three sub schemes of the Pradhan Mantri Awas Yojana or benefits under the Pradhan Mantri Awas Yojana are taken as centrally sponsored scheme, in which the center and states both share the financial burden. So all statutory towns as per the census 2011 are eligible for the benefits of this scheme. So the next topic is hate speech. This topic is important for our polity section. So Supreme Court has recently directed the police and authorities to immediately and suo motu take action against hate speech makers without even waiting for a complaint to be filed, because currently there is no legal definition of hate speech. So we generally consider hate speech as an exception to free speech. Okay, so the Supreme Court has issued guidelines to the governments of Delhi, Uttarakhand and Uttar Pradesh to file a report as to what actions they have taken against hate speech crimes, and they've also asked the the police authorities that they should take suo motu action against hate speech makers without waiting for any complaint, regardless of the religion of the speaker. Also, the court has warned that if you do not take action, we will consider it as contempt of court. So what is Article 19 and hate speech? What is the relation between the two? Article 19 provides for freedom of speech and expression, you know that, but it is subject to certain restrictions. So hate speech is one of those restrictions, which is contained in the provisions of clause 2 to 6 of Article 19. So there are certain legal provisions also, like section 153A and section 505 of Indian Penal Code. The former says that if you promote enmity between different groups on religious, racial, residence, language, etc. grounds, then you can be punished for 3 years with imprisonment. And under section 505, it is an offence to make statements which is conducive to public mischief. Even the section 8 of RPA Act says that a person who is contesting election will be disqualified if he is convicted for illegitimate use of freedom of speech and expression. So certain important judgments are also there for hate speech issue, like the Pravasi Bhalai Sangathan versus Union of India, in which the Supreme Court found that the existing laws are sufficient. We can deal the problem of hate speech with them. In Jafar Imam Naqvi versus Election Commission of India case, the petitioners were asking the Supreme Court to issue writ of mandamus against to the Election of Commission of India, so that they can take action against the hate speech makers. But the court dismissed the petition, saying that invoking Article 32 of the Constitution to regulate speeches delivered during election campaign do not amount to public interest litigations. So several committees have given suggestions, like the Law Commission of India says that
Separate offences must be added to IPC to criminalize hate speech specifically. Similar proposals have been given by MP Bezabarua Committee and TK Vishwanathan Committee also. So for that, the Home Ministry has recently formed the Committee for Reforms in Criminal Laws, and it is examining the issue of having a specific provision to tackle hate speech crimes. So the next topic is Kashi Tamil Samagam. So this is a topic for your art and culture section. So Union government has recently announced that a 1 month long program to strengthen and rekindle the cultural and civilization bond between Tamil Nadu and Varanasi would start would occur between 16th of November to December 16th, and it will be a program under Ek Bharat Shresth Bharat initiative, and almost 2500 people, students, teachers, artisans, and people, they will be traveling to Uttar Pradesh, and they will similarly, people from Uttar Pradesh would travel to Tamil Nadu to visit Chennai, Rameshwaram, and Coimbatore, and people from Tamil Nadu will be visiting Kashi Vishwanath temple and other important Tamil cultural heritages in Varanasi, and even the IIT Madras and Banaras Hindu University would be partnering with them as knowledge partners. Uttar Pradesh government this time would be the host state. So the next topic is Great Indian Bustards. This topic is important for environment section. So recently, the Great Indian Bustards were the three Great Indian Bustards were found in Pakistan's Cholistan Desert, and it has been said that these endangered birds may have flown across the international border from India's Desert National Park of Jaisalmer district. So what is Great Indian Bustards? So they are the heaviest flying bird of India. They have a black crown on their forehead. Almost 150 Great Indian Bustards live in Rajasthan, which accounts for almost 95% of their total population. Mainly, they are located in Jaisalmer district of Rajasthan, including the Desert National Park, which is the natural habitat of the species. Grasslands of Kutch also host these GIBs, and it is the second largest bustard population in India. So it is also the state bird of Rajasthan, but it is critically endangered on the IUCN Red List. So in 2019, the Wildlife Institute of India took up the cause of captive breeding of GIBs in the Desert National Park. So what are the threats to them? Of course, poaching in protected areas, habitat loss due to widespread agriculture expansion, poor frontal vision is causing, and their heavy bodies is causing failure of them to see the high electric wires, and they generally collide with them and they die. So what is the next topic? So next topic is Jim Corbett National Park. So the next this topic is important for environment section. So National Green Tribunal has recently told forest officials of Uttarakhand that it would direct the union government to form a committee to investigate the illegal tree cutting in Jim Corbett National Park. So recently, Forest Survey of India had reported that over 6,000 trees were illegally cut in Corbett Tiger Reserve. And what is Jim Corbett National Park? So it's a part of larger Corbett Tiger Reserve and is located in Nainital district of Uttarakhand. It encompasses the Patli Dun Valley formed by the Ramganga River. It was established in 1936 as Haley National Park, and it was aimed to protect the endangered Bengal tiger. It is one of the oldest national parks in India, and it was the area where the Project Tiger initiative was launched in 1973. So the next topic is viral spillover risks. So this topic is important for your science and tech section. So new research has been published in the Proceedings of the Royal Society, which is a biological research journal of UK's Royal Society, and it has said that there is an increased risk of viral spillover from some regions, which could cause new pandemics over the next few years. So what is meant by viral spillover? Like I was explaining you earlier with an example, that you know that in the Arctic and Antarctic area, there are several unknown viruses which are trapped inside their ice shelf or the permafrost, beneath the permafrost. So because of global warming, when the ice starts melting, these viruses come up with the water, and when they come into contact with the bridge vectors are those hosts which host these viruses, and they start spreading it into the environment. Okay, so like I was giving an example that coronavirus was the virus, and bat acted as the bridge vector, and that bat started spilling that virus to other potential hosts, and because of that the viral spillover started and it reached the human race. So that is what viral spillover is. Okay, so climate change is leading to these to this action, and it is
increasing the pace of our vulnerabilities towards viral spillover risks. And a virus generally lives stably within super kingdoms, and they do not have these virus host relationships. Our relationship is generally stable, but when it starts traveling, when it starts spill over to other species, then the problem arises, and that could lead to a deadly pandemic in the next few years. Okay, so these were our topics for today. Once again, I wish you all a happy Diwali. We'll meet next time tomorrow with new topics. Until then, goodbye and take care.